हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर पर। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक ऊष्मा बजट की। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ऊष्मा बजट। इसमें हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर औसत तापमान सदैव समान रहता है। अभी पहला क्वेश्चन आपसे बन गया कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान सदैव समान रहता है क्योंकि सूर्यतप और पार्थिव विकिरण में एक संतुलन स्थापित है। इस संतुलन को ही ऊष्मा बजट कहा जाता है। मतलब सूर्यतप, सूर्य से जो विकिरण आता है और पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण वापस जाता है, उन दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित है। इस वजह से पृथ्वी का तापमान समान बना रहता है। यदि ये संतुलन स्थापित नहीं होता तो पृथ्वी लगातार गर्म होती जाती। ठीक है, आगे देखते हैं। इस संतुलन को ही ऊष्मा बजट कहते हैं। ऊष्मा बजट की व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने की है। ठीक है, जिसमें जीटी त्रिवार्था द्वारा पृथ्वी के ऊष्मा बजट तथा विकिरणीय संतुलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्यतः पृथ्वी की सतह और वायुमंडल द्वारा प्राप्त सौरीय विकिरण की मात्रा एवं पृथ्वी की सतह से बहिर्गामी दीर्घ पार्थिव विकिरण एवं वायुमंडल से ऊष्मा के क्षय की मात्रा में संतुलन को ही ऊष्मा बजट कहा जाता है। हम ये बात एक उदाहरण से समझते हैं। आइए हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। दो बातें समझने लायक हैं यहाँ पे, एक बजट और एक बैलेंस। बजट क्या होता है और बैलेंस क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण हम आपको देते हैं। मान लीजिए आप लोग रूम लेकर के रहते हैं कहीं पर और आप अपने घर से चले, तो आपके घर से आपको 5,000 रुपये मिले कि बेटा आपको 1 महीने का खर्चा 5,000 में चलाना है। ठीक है, अब ये 5,000 क्या हो गया, ये हो गया बजट आपका। ठीक है, 5,000 हो गया बजट। अब इसको बजट को कैसे ख़त्म करना है, जैसे मान लीजिए आप जैसे ही कमरे में पहुँचे तो आपने 2,000 रुपये किराया निपटा दिया, 1,000 रुपये अपनी पॉकेट मनी बना ली और 2,000 रुपये आपने रूम खर्च के लिए अपने पास रख लिया। तो ये जो बजट है इसका खर्च आपने ऐसे किया। तो सेम इसी बात को हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो 100 यूनिट मान लिया जाता है। 100 यूनिट मान लिया जाता है। अब 100 यूनिट को हम कैसे कैसे हमें प्राप्त होता है, ठीक है, इसका अध्ययन करते हैं बजट में। अब बात करते हैं संतुलन की। अब मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये जो मिले थे वो सब ऐसे ख़त्म किए। अगले महीने आपके घर से कोई आया और आपसे पूछने लगा कि बताओ आपने 5,000 रुपये कहाँ ख़त्म किए, तो आप उसको पूरा हिसाब दे देंगे कि 2,000 रुपये आपने किराया दिया, 1,000 रुपये हमारी पॉकेट मनी खर्च हुई और 2,000 रुपये रूम में खर्च हुआ। तो ये टोटल कितना हो गया, 5,000। ठीक है, और आपको मिला कितना था, मिला भी था आपको 5,000 और आपने ख़त्म कितना किया, 5,000। तो यही क्या हो गया, ये हो गया संतुलन, हीट बैलेंस। यहाँ बैलेंस का मतलब पैसे से नहीं है, यहाँ बैलेंस का मतलब है संतुलन से। कितना आया कितना गया। और बजट कितना आया आपका, 5,000। अक्सर देखिए आपने शादियों में सुना होता, शादियों में लोग दहेज मांगने जाते हैं, भाई आपका कितना बजट है। बजट का मतलब होता है आप कितना खर्च कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आपका बजट था 5,000 और आपने बैलेंस बना के रखा, इसलिए आपका खर्चा भी कितना हुआ, 5,000 हुआ। ठीक है, तो इसी उदाहरण को हम अप्लाई करते हैं अपने हीट बजट पे। तो इसी उदाहरण को आधार बनाते हुए हम देखिए समझते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली कुल मात्रा अगर हम 100 यूनिट मान लें तो इसके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं वायुमंडल में, पृथ्वी पर। आइए हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वायुमंडल में सौरीय विकिरण का क्षय कैसे होता है। वायुमंडल में ऊपरी सतह पर ही वायुमंडल के क्षय होना शुरू हो जाता है। जो कितना होता है, जो 100 यूनिट प्राप्त होता है हमें, 100 में से 35 यूनिट वायुमंडल की ऊपरी परत में ही क्षय हो जाता है। क्या होता है वो, बादलों से प्रत्यावर्तन 27 यूनिट, धरातल हिम प्लस सागरीय सतह से प्रत्यावर्तन 2 यूनिट, इन दोनों को मिलाया गया तो 29 यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं। जीटी त्रिवार्था ने 29 यूनिट एल्बिडो बताया है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है, बाकी स्कैटरिंग के थ्रू धूल कण और जल कण होते हैं वायुमंडल में ऊपरी सतह पर, उसमें 6 यूनिट क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। अब हमने पहले ही आपको रिफ्लेक्शन और प्रकीर्णन समझा दिया था, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। किसी सतह पर जब सूर्य की किरण पड़ती है और वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तन बोलते हैं। ठीक है, और सूर्य की किरण जब आती है तो एक किसी कण से टकराने के बाद वो ऐसे स्कैटर्ड हो जाए या छितरा जाए, उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। तो ये दो बातें हुई। पहली बात, रिफ्लेक्शन के द्वारा कितना यूनिट, 27 यूनिट
वापस चला जाता है शून्य में, और स्कैटरिंग के द्वारा कितना 6 यूनिट वापस चला जाता है शून्य में। मतलब हम अपने पिछले उदाहरण को इसमें अप्लाई करते हैं कि जैसे ही हम मकान में इंटर किए तो हमने 2000 रुपये मकान मालिक को पकड़ा दिया अपने बैलेंस में से, अपने बजट में से। सेम बात यहाँ पर है कि जैसे ही 100 यूनिट हमने माना और सौर्यिक विकिरण वायुमंडल में एंट्री किया, उसमें से 35 यूनिट उसको जैसे ही प्राप्त हुआ और 35 यूनिट शून्य में कैसे चला गया, बादलों के प्रत्यावर्तन से, धरातल से और धूल कणों से। ठीक है, तो 35 यूनिट का बजट और संतुलन आपको समझ में आ गया, कैसे प्राप्त करता है और कैसे वापस चला जाता है। आगे देखते हैं। ठीक है, 100 यूनिट में से 35 खत्म हो गया, अब बचा कितना आपके पास 65 यूनिट। 65 यूनिट बचा है। 65 यूनिट में से 51 यूनिट पृथ्वी द्वारा सौरिक ऊर्जा प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती है। ठीक है, वो कितनी होती है 34 यूनिट, और विसरित दिव्य प्रकाश द्वारा 17 यूनिट। जो पृथ्वी को 51 यूनिट सौर्यिक विकिरण प्राप्त होता है, 51 यूनिट में से 34 यूनिट वो प्रत्यक्ष विकिरण से प्राप्त करती है, तथा 17 यूनिट विसरित दिव्य प्रकाश। विसरित दिव्य प्रकाश क्या होता है, वायुमंडल की, पृथ्वी की सतह के आसपास जो कण पाए जाते हैं, चाहे जलवाष्प के हों, चाहे कंकड़ पत्थर या धूल कण या राख हो, उनके द्वारा जो स्कैटरिंग होती है या छितराव होता है, वो भी पृथ्वी को प्राप्त होता है। जो ऊपर बताया गया था, ये वाला जो बताया गया था, ये वायुमंडल की ऊपरी सतह पर होता है। ठीक है, ये वाला पृथ्वी को प्राप्त नहीं हो पाता, ये सीधे शून्य में चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। लेकिन ये वाला जो 17 यूनिट विसरित दिव्य प्रकाश है, ये पृथ्वी की सतह के आसपास होता है, इसलिए पृथ्वी को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये 51 यूनिट, 65 में से 51 यूनिट कौन प्राप्त करता है, पृथ्वी प्राप्त करती है। ठीक है, और 51 में से 65 में से 51 को हमने जब घटाया तो 14 यूनिट बचा। ठीक है, 14 यूनिट पर आप अगले पेज में ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि जो 51 यूनिट पृथ्वी को मिला, ये तो पृथ्वी का बजट हो गया ना 51 यूनिट। अब इसका संतुलन कैसे स्थापित होता है, ये 51 यूनिट पृथ्वी खत्म कैसे करती है, उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी द्वारा क्षय की गई ऊर्जा, जो उसको 51 यूनिट मिली है, उसका क्षय कैसे करती है, प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण द्वारा। ये प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण क्या होता है, पृथ्वी को जब सौर्यिक विकिरण प्राप्त होता है तो पृथ्वी गर्म होने लगती है। गर्म होने के बाद वो दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण प्रारंभ करती है अंतरिक्ष की तरफ। उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण या प्रत्यक्ष दीर्घ तरंग विकिरण भी बोल सकते हैं। वो कितना यूनिट होता है, 23 यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद संवहन विक्षोभ, पृथ्वी की सतह पर तूफान चक्रवात आते रहते हैं, संवहनीय तरंगें उठती रहती हैं, इनके माध्यम से पृथ्वी की जो ऊर्जा है उसका 9 यूनिट भाग खत्म होता है। ठीक है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, पृथ्वी की सतह पर बाष्पीकरण में 19 यूनिट खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये खत्म होकर कहाँ जाता है, जल वाष्प में संघनन की ऊष्मा के रूप में निवेश हो जाता है, या उसमें कलेक्ट हो जाता है, उसमें इकट्ठा हो जाता है। ठीक, तो 23, 9 और 19 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के पृथ्वी का जो बजट है वो 51 यूनिट का है, उसको 51 यूनिट प्राप्त होती है। और 51 यूनिट कैसे प्राप्त होती है, वो 2 तरह से, प्रत्यक्ष विकिरण से और विसरित दिव्य प्रकाश से। ठीक है, अब वो 51 यूनिट को खत्म कैसे करती है, 3 तरह से, प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण से, संवहन से और बाष्पीकरण से। तो 51 यूनिट मिला और 51 यूनिट पृथ्वी ने खत्म कर दिया। यही क्या है, संतुलन है, पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं बाकी जो 14 यूनिट हुई थी, ये 14 यूनिट का क्या कार्य है, आगे पेज में है, आगे देखते हैं हम लोग। अब जो पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल है वो 2 तरह से ऊर्जा प्राप्त करता है। एक तो सूर्य से, मतलब जब पृथ्वी के वायुमंडल में, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये इसका वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल में जब सौर्यिक विकिरण घुसता है तो यहाँ से भी वो ऊर्जा प्राप्त करता है। और जब पृथ्वी की सतह से सौर्यिक विकिरण टकराता है, उसका जो पार्थिव विकिरण जाता है, इससे भी ये ऊष्मा प्राप्त करता है। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल 2 तरह से ऊर्जा प्राप्त करता है। कैसे, एक सूर्य से और एक पृथ्वी से। तो जो डायरेक्ट सूर्य से प्राप्त करता है वो कितना यूनिट है, 14 यूनिट, जो हमने पिछले पेज में आपको दिखाया था ना, ये 14 यूनिट। ठीक है, 65 में से 51 पृथ्वी प्राप्त करती है और 14 कौन प्राप्त करता है, वायुमंडल प्राप्त करता है। 14 कैसे प्राप्त करता है, देखते हैं। जो ओजोन होती है, ऑक्सीजन, जलकण, सौर्य विकिरण आदि के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हमने पढ़ाया था जब हम लोग पढ़ रहे थे पिछला चैप्टर, उसमें अवशोषण। तो जो वायुमंडल में जो कण होते हैं, ये जो सौर्य विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, तो कितने यूनिट को अवशोषित करते हैं, 14 यूनिट को अवशोषित करते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा पृथ्वी से भी वायुमंडल सौर्यिक ऊर्जा प्राप्त करता है, पार्थिव विकिरण जिसे बोलते हैं, ठीक है। वो कितना यूनिट प्राप्त करता है? 34 यूनिट, 34 यूनिट प्राप्त करता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये 34 यूनिट प्राप्त कैसे करता है? आप देखिए, प्रभावी विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त करता है? प्रभावी विकिरण के द्वारा, ठीक है। ये प्रभावी विकिरण क्या होता है? पृथ्वी से होने वाले पार्थिव विकिरण को ही प्रभावी विकिरण कहा जाता है। पृथ्वी से होने वाले पार्थिव विकिरण को ही प्रभावी विकिरण कहा जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल की निचली परत को या वायुमंडल के निचले भाग को गर्म कर पाता है, ठीक है। तो कितने यूनिट पृथ्वी से प्राप्त होता है इसको? 6 यूनिट। 9 यूनिट क्या है? संवहन और विक्षोभ के द्वारा जो वायुमंडल में पहुंचता है उसको भी वायुमंडल प्राप्त करता है। और 19 संघनन की गुप्त ऊष्मा, हमने पिछली बार बताया था ना, ये यहाँ पे देख रहे होंगे, ये भी वायुमंडल को प्राप्त होता है, ये भी वायुमंडल को प्राप्त होता है। क्योंकि जब वाष्पीकरण होता है तो जल वाष्प में ऊष्मा संग्रहित हो जाती है, और जब वायुमंडल में ऊपर जल वाष्प का फिर से संघनन के द्वारा जल में परिवर्तित होता है, तब वो संघनन की ऊष्मा वहाँ रिलीज हो जाती है, ठीक है। ये कितने यूनिट होती है? 19 यूनिट होती है, ठीक। तो आप दोनों सबको ऐड कर लिए, 19, 9 और 6, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34 यूनिट और 14 यूनिट। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या हुआ? 48 यूनिट। जो वायुमंडल है उसको 48 यूनिट ऊर्जा प्राप्त होती है दो रूपों में, एक सूर्य से और पृथ्वी से। तो वायुमंडल सूर्य से सिर्फ और सिर्फ 14 यूनिट प्राप्त करता है। ये बात हमने पहले भी लेक्चर में बताई है कि जब वायुमंडल में किरणें घुसती हैं तो बहुत ही कम मात्रा वायुमंडल ग्रहण कर पाता है, लेकिन वायुमंडल का अधिकांश जो विकिरण किससे प्राप्त करता है? पृथ्वी के द्वारा प्राप्त करता है, 34 यूनिट। वो भी बता दिया, 34 में 6 प्रभावी विकिरण से प्राप्त करता है और 9 संवहन और विक्षोभ से प्राप्त करता है और 19 यूनिट संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त करता है। अब ये तो वायुमंडल का बजट आपने देखा ना, 48 यूनिट। अब इसका संतुलन कैसे होता है? 48 यूनिट उसने प्राप्त तो कर लिया, लेकिन इसका करता क्या है? तो आप यहाँ पे लिखा देख रहे हैं, वायुमंडल द्वारा प्राप्त 48 इकाइयाँ सीधे विकिरण के द्वारा वायुमंडल में क्षय हो जाता है, सीधे विकिरण के द्वारा वायुमंडल में क्षय हो जाता है। इस प्रकार वायुमंडल द्वारा प्राप्त ऊर्जा तथा क्षय ऊर्जा में संतुलन बना रहता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं विकिरण के द्वारा क्यों वायुमंडल से क्षय होता है? क्योंकि विकिरण से जब ऊर्जा का क्षय होता है तो उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती चलने की, ठीक है। चाहे वो वायुमंडल की निचली परत में हो, चाहे मध्यम परत में हो, चाहे ऊंची वाली परत में हो, कहीं पे भी हो, वायुमंडल जो 48 यूनिट प्राप्त करता है वो उसका विकिरण के द्वारा सीधे क्षय हो जाता है। इसलिए वायुमंडल की ऊष्मा भी बैलेंस या संतुलन बना रहता है। तो आपने देखा दो तरह का संतुलन यहाँ पे स्थापित होता है, एक तो पृथ्वी का संतुलन, दूसरा वायुमंडल का संतुलन। पृथ्वी कितना प्राप्त करती है? 51 यूनिट, और उसका क्षय हो जाता है। वायुमंडल कितना प्राप्त करता है? 48 यूनिट, इसका क्षय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पृथ्वी को जो 100 यूनिट प्राप्त हुआ था, 100 यूनिट किन फॉर्म से प्राप्त हुआ था और किन किन रूपों में उसका क्षय हुआ। यही हमारा ऊष्मा बजट कहलाता है और इसमें संतुलन स्थापित रहता है। इसी संतुलन की वजह से हमारी पृथ्वी का ताप बढ़ता नहीं है। अगर ये संतुलन में कुछ भी डिस्टर्बेंस पैदा होगा तो या तो तापमान पृथ्वी का बढ़ने लगेगा या तापमान घटने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रभावी विकिरण की परिभाषा लिखी है कि पार्थिव विकिरण का ही भाग होता है जो वायुमंडल को प्राप्त होता है या उसे गर्म करता है, ठीक है। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था हीट बजट, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन सीधे पूछ जाता है कि 14 यूनिट जो है वायुमंडल को प्राप्त होता है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, अवशोषण के द्वारा प्राप्त होता है। जो 6 यूनिट प्रकीर्णन के द्वारा होता है तो सीधे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि 6 यूनिट जो है कहाँ से प्रकीर्णित होता है, तो आपको बताना पड़ेगा धूल कणों से, जल कणों से। या पूछ देता है कि जीटी टिरवासा के द्वारा कितने यूनिट एल्बिडो बताया गया है, तो 29 यूनिट एल्बिडो बताया गया है, ठीक है, टिरवासा के द्वारा। पूछ देता है कि वाष्पीकरण के द्वारा कितनी ऊर्जा खर्च हो जाती है, तो 19 यूनिट खत्म हो जाती है। तो ये जो इसमें जो सिर्फ संख्याओं का खेल है, आप इन संख्याओं को याद कर लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन बनता है इस एग्जाम में, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।